नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सीएसएफ रूल 2001 के चैप्टर 8, 9 और 10 के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले चैप्टर 8 किस बारे में है? स्पेशल प्रोविजन एंड पावर टू रिलैक्स। इसके अंदर केवल दो ही रूल दिए गए हैं। वो दो रूल क्या हैं? रूल नंबर 27, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सनस। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की किसी भी जॉब के लिए जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, जैसे कि SC ST OBC EWS और एक्समैन एक्सेट्रा, उनके लिए जो भी प्रोविज़न है, जो रिलैक्सेशन उनको है, फीस में है या एज में है या दूसरा कट ऑफ मार्क्स वगैरह में है, तो वो सारे प्रोविज़न, वो सारे पैरामीटर यहाँ पे भी फॉलो किए जाएंगे। रूल नंबर 27। इसके बाद रूल नंबर 28, पावर टू रिलैक्स। पावर टू रिलैक्स का मतलब दोस्तों ये है कि डायरेक्टर जनरल के पास ये पावर है कि वो एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में वो कुछ रिलैक्सेशन दे सकता है। रिलैक्सेशन जो भी होंगे एक्सक्लूडिंग मेडिकल बैकग्राउंड, मतलब मेडिकल जो बैकग्राउंड है, वो जो पैरामीटर उसके हैं वो रहेगा, बाकी उसके अलावा चेंजेस उनकी एलिजिबिलिटी में किए जा सकते हैं। जैसे कि कांस्टेबल, अगर कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है तो उसमें कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सक्लूडिंग मेडिकल किया जा सकता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा। फॉलोअर्स के लिए केवल एज लिमिट को ऊपर नीचे किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो केवल ये दो ही रूल हैं, 27, 28। 27 स्पेशल प्रोविज़न है SC ST OBC के लिए। जो रूल दूसरी वैकेंसीज या जॉब में होते हैं वो यहाँ पे भी फॉलो होंगे। दूसरा पावर टू रिलैक्स, कांस्टेबल के लिए किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज किया जा सकता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा, और फॉलोअर्स के लिए केवल एज लिमिट। चैप्टर 9, कंडक्शन ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट। इसमें क्या है दोस्तों? रूल 29, मैनुअल्स। इसमें ये बताया गया है कि जो डायरेक्टर जनरल है वो रेस्पॉन्सिबल होगा मैनुअल्स तैयार करने के लिए, या ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट जो भी फोर्स के लिए होंगे वो उनको तैयार करेगा, और उसकी जो अप्रूवल है वो लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। रूल नंबर 30, सोलेम अफर्मेशन ऑफ एलिजियंस। इसमें दोस्तों ये एक तरीके की शपथ है कि जब कोई एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को ज्वाइन करेगा तो वो एक सत्यनिष्ठा की शपथ लेगा, रूल 30 के अंदर। तो ये था चैप्टर 9। चैप्टर 10 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पेनल्टीज़ और उसके जो प्रोसीजर हैं कि पेनल्टी को किस तरीके से इम्पोज किया जाना है उसके बारे में बताता है। रूल 31, सुपरवाइजरी ऑफिसर शैल बी गवर्न बाय द रूल्स एप्लीकेबल टू ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों इसमें क्लियर बताया गया है कि जो ये इस चैप्टर के अंदर जो भी पेनल्टीज़ हैं और उनके जो प्रोसीजर है वो सुपरवाइजरी ऑफिसर के लिए नहीं है, वो है केवल एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स के लिए, क्योंकि जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है वो गवर्न होगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। द एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स शैल इन सच मैटर बी गवर्न बाय द रूल्स इन दिस चैप्टर। केवल एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स जो है वो ही गवर्न होगा इस चैप्टर के तहत। रूल 32, इसमें डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में बताया गया है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगी। तो दोस्तों एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स जिस भी यूनिट में या इकाई में पोस्टेड है, जिस भी सुपरवाइजरी ऑफिसर के अंडर में, वही उसकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगी। रूल नंबर 33, सस्पेंशन। दोस्तों सस्पेंशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाई गई है, तो आप डिटेल में जानने के लिए वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं आपको इसके बारे में। सस्पेंशन रूल 33 के अंदर आता है, और उसमें क्या है कि एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को किस बिहाफ पे या किस ग्राउंड पे सस्पेंड किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे उसने कुछ इनडिसिप्लिन एक्टिविटी की हो, दूसरा उस पर कोई मुकदमा चल रहा हो और उसको 48 घंटे से अधिक की जेल हुई हो, तीसरा उसके खिलाफ कोई सुनवाई हुई है जिसमें वो दोषी ठहराया गया है, एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, या फिर वो किसी ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं जो कि राष्ट्रहित में नहीं है। और भी ऐसे XYZ कारण हो सकते हैं, तो उसको डिटेल में जानने के लिए आप जो इसके ऊपर स्पेशल वीडियो उसको देख सकते हैं। तो रूल 33 सस्पेंशन को डील करता है।
इसके बाद दोस्तों आता है रूल 34। इसमें नेचर ऑफ पेनल्टीज़। दोस्तों जो हम मेजर और माइनर पेनल्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं वो सभी पेनल्टीज़ रूल 34 के अंदर आती हैं। ठीक है, मेजर पेनल्टीज़ जैसे कि आपको ज्ञान होगा, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। तो अगर किसी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को सर्विस से डिसमिस किया जाए तो वो डिसक्वालीफाई होगा फर्दर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, मतलब वो किसी भी दूसरे सरकारी नौकरी में जाने के लिए डिसक्वालीफाई होगा। दूसरा रिमूवल फ्रॉम सर्विस, मतलब वो नौकरी से तो निकाल दिया गया लेकिन वो फर्दर किसी दूसरी गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन कर सकता है। तीसरा कंपल्सरी रिटायरमेंट। चौथा रिडक्शन टू ए लोअर स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस। अगर किसी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को किसी लोअर स्केल में लिया जाए, मतलब उसका इंक्रीमेंट वगैरह डाउन करके, या किसी लोअर ग्रेड में, पोस्ट में लाया जाए, तो वो भी मेजर पेनल्टीज के अंदर आता है। रिडक्शन टू लोअर पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस फॉर a specified period with further direction as to whether or not the enrolled member will earn increments। देखिए दोस्तों, इसमें रिडक्शन अगर किसी का किया जाएगा लोअर पे स्केल में या रैंक में, तो उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन में ये स्पेसिफाई किया जा सकता है कि उसको कितने टाइम के लिए मतलब इसमें लाया गया है और फर्दर उसके जो सर्विस है उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। या दूसरा, उसको इंक्रीमेंट या स्टेज तो डाउन किया है लेकिन उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया है, तो दोनों ही कंडीशन में ये मेजर पेनल्टीज के अंदर काउंट होगा। हाँ, अगर इंक्रीमेंट वगैरह उसका 3 साल से कम के लिए या 3 साल के लिए होल्ड किया है या फिर डाउन किया है तो वो माइनर पेनल्टीज के अंदर आ जाएगा। तो रूल 34 के 1 to 5 जो पेनल्टीज़ हैं वो मेजर पेनल्टीज़ के अंदर डील करती हैं। अब 6 to 10 ये आएंगी आपका माइनर पेनल्टीज़ में। तो 6 नंबर पे है सेंशन, 7 पे विद होल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन, अगर किसी का प्रमोशन को रोक लिया जाए। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाई 1 स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। अगर किसी का एक इंक्रीमेंट डाउन किया जाए नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, तो वो भी आपका माइनर पेनल्टीज़ के अंदर आएगा। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, अगर किसी का इंक्रीमेंट को होल्ड किया जाए। फाइन टू एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग ऑफ 7 डेज, अगर किसी का पे फाइन किया जाए नॉट एक्सीडिंग 7 डेज, तो वो भी आपका माइनर पेनल्टीज के अंदर काउंट होगा। द फॉलोइंग शैल नॉट अमाउंट टू ए पेनल्टी विद इन मीनिंग ऑफ दिस रूल। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को तो रिफ्लेक्ट करेंगी लेकिन वो पेनल्टीज के अंदर काउंट नहीं होंगी। वो कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं, ज़रा उनको देखते हैं। विद होल्डिंग द इंक्रीमेंट फॉर अ फेलियर टू पास द डिपार्टमेंटल एग्जाम इन अकॉर्डेंस विथ रूल। अगर कोई एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम को पास करने के बाद कोई इंक्रीमेंट का या किसी इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल है और वो पास नहीं कर पाता है, तो उसका जो इंक्रीमेंट है वो विदहोल्ड किया जाएगा एज पर रूल। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कोई इंक्रीमेंट विदहोल्ड किया जाएगा तो वो इस पनिशमेंट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब वो एज ए पनिशमेंट नहीं लिया जाएगा। स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट एट द एफिशिएंसी बार इन अ टाइम स्केल ऑफ पे ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज अनफिटनेस टू क्रॉस द बार। इसमें भी वही कहना चाह रहा है कि अगर किसी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स का किसी एफिशिएंसी टेस्ट के बाद कोई इंक्रीमेंट लगना है, अगर वो एफिशिएंसी टेस्ट को पास नहीं कर पाता है और उसका इंक्रीमेंट रोका जाता है, तो वो भी पनिशमेंट के अंदर काउंट नहीं होगा। नॉन प्रमोशन आफ्टर कंसिडरिंग द केस ऑफ एनरोल मेंबर। अगर किसी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स का कोई प्रमोशन आया है और वो उस प्रमोशन को किसी भी कारण से उसको प्रमोशन नहीं दिया गया है, तो वो भी मतलब इस पनिशमेंट के अंदर काउंट नहीं होगा। रिवर्जन ऑफ एन एनरोल मेंबर ऑफिशिएटिंग इन अ हायर रैंक टू लोअर रैंक। अगर किसी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को किसी हायर रैंक में डेप्यूट किया है या अपॉइंट किया है, ठीक है, और इन द टाइम बीइंग उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको देख करके ये लगता है कि ये इस रैंक के लिए सूटेबल नहीं है और उसको वापस उसकी रैंक में भेज दिया जाता है, तो वो भी पनिशमेंट के अंदर काउंट नहीं होगा। रिवर्जन ऑफ एन एनरोल मेंबर अपॉइंटेड ऑन प्रोविजन टू एनी अदर रैंक और पोस्ट। अगर किसी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को
जो कि प्रोविज़न में है वापस उसको उसकी रैंक में रिवर्स कर दिया जाता है, तो वो भी पनिशमेंट के अंदर काउंट नहीं होगा। रिप्लेसमेंट ऑफ द सर्विस ऑफ एन एनरोल्ड मेंबर हु सर्विसेज हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, कुछ एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स जो कि डेपुटेशन पे आए हैं, उनकी सर्विस को रिवर्स कर दिया जाता है, रिप्लेस किया जाता है उनके पेरेंट डिपार्टमेंट को, तो वो भी पनिशमेंट के कैटेगरी में नहीं दिया जाएगा। कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ एन एनरोल्ड मेंबर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन रिलेटिंग टू हिज रिटायरमेंट। अगर किसी बल सदस्य के रिटायरमेंट प्रोविजन के हिसाब से उसका कंपल्सरी रिटायरमेंट बनता है और उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट दिलाया जाता है, तो वो भी पनिशमेंट के चैप्टर में या पनिशमेंट के रूल में नहीं लिया जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। अब किसी बल सदस्य का अगर सर्विस से टर्मिनेट किया जाता है, वो टर्मिनेशन किस ग्राउंड पे है? ऑफ एन एनरोल्ड मेंबर अपॉइंटेड ऑन प्रोविजन। अगर कोई एनरोल्ड मेंबर प्रोविजन पे है और उसको प्रोविजन के दौरान टर्मिनेट कर दिया जाए, तो वो भी पनिशमेंट के अंदर काउंट नहीं होगा। ऑफ टेम्पररी एनरोल्ड मेंबर अंडर रूल 25 डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन। अच्छा, जो लोग डेपुटेशन या एब्जॉर्प्शन पे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उनके सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाए, तो वो भी पनिशमेंट के अंदर काउंट नहीं होगा। एन एनरोल्ड मेंबर एम्प्लॉयड अंडर एन एग्रीमेंट। अगर किसी को एग्रीमेंट पे लिया गया है, सपोज 2 साल 4 साल 5 साल या 10 साल के लिए, एग्रीमेंट खत्म होने के बाद उसकी सर्विस टर्मिनेट होगी, तो वो भी पनिशमेंट के अंदर काउंट नहीं होगा। रूल 35। रूल 35 डील करता है दोस्तों पैटी पनिशमेंट। अब पैटी पनिशमेंट क्या है? ये जैसे किसी को एक्स्ट्रा ड्रिल, एक्स्ट्रा गार्ड, एक्स्ट्रा फैटिग वगैरह दी जाती हैं, और ये केवल हेड कांस्टेबल तक की रैंक को ही दी जा सकती हैं, और इसके जो टाइम ड्यूरेशन है नॉट मोर देन 14 डेज। मतलब एक्स्ट्रा ड्रिल, एक्स्ट्रा फैटिग जो भी दी जाएगी वो मैक्सिमम 14 डेज के लिए दी जा सकती है। रूल 36। रूल 36 जो है दोस्तों, ये प्रोसीजर बताता है अगर किसी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को डील करना है अंडर मेजर पेनल्टीज़, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, उसको किस हिसाब से क्या क्या उसमें कागजी कार्रवाई होगी, तो जो भी उसका प्रोसीजर है वो रूल 36 के बारे में बताया गया है। ये रूल 36 और 37 अपने आप में काफ़ी बड़े टॉपिक हैं, तो इसलिए इनके ऊपर एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई गई है, तो आप डीप में जानकारी के लिए उसको देख सकते हैं। तो रूल 36 क्या है? प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज़। अगर मेजर पेनल्टी लगानी है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। रूल 37। रूल 37 क्या बताता है? प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज़। अगर पेनल्टीज़ रूल 34 की जो पेनल्टीज़ हैं 6 to 10, अगर उसको किसी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स पे इम्पोज करना है, लगाना है, तो उसका क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, क्या कागजी कार्रवाई इसमें रहेंगी, तो वो दिया गया है आपके रूल 37 के अंदर। रूल 38। रूल 38 डील करता है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पैटी पनिशमेंट। जो पैटी पनिशमेंट है उनको कैसे इम्पोज करना है। तो दोस्तों, पैटी पनिशमेंट जो है ये ऑर्डरली रूम में ही डिस्पोज की जाती हैं। ऑर्डरली रूम में डिस्पोज की जाएंगी, और ये केवल कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को दी जाएंगी। ऑर्डरली रूम रजिस्टर में इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, और इसके खिलाफ या इसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं की जाएगी। तो रूल 38 ये बताता है आपको प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पैटी पनिशमेंट। लेकिन पैटी पनिशमेंट कौन से रूल के अंदर दी गई है? रूल 35 के अंदर। रूल 39। एक्सेप्ट एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 36 to 38। अब देखिए, रूल 36 to 38 ये आपको मेजर, माइनर और पैटी पनिशमेंट इनको कैसे इम्पोज करना है, उसका क्या क्या तरीका रहेगा, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन रूल 39 के अंदर क्या बताया गया है कि इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रूल 36 to 38 आ रही हैं, लेकिन उसमें कुछ अलग से कुछ प्रोविज़न अगर लेने हैं, उसके बियॉन्ड में जाके अगर कोई फैसला सुनाना है, कि जैसे अगर सपोज करो किसी एक्टिविटी के ऊपर या किसी इनडिसिप्लिन जो एक्टिविटी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स ने की है उसके ऊपर कोई इंक्वायरी बनती है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि राष्ट्र हित में या ये इंक्वायरी करना उचित नहीं होगा, तो उस तरीके के जो फैसले सुनाए जाएंगे वो रूल 39 के अंदर आएंगे। इसके बाद है रूल 40। प्रोविजन रिगार्डिंग एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स बोरोड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स किसी
दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है या उसकी सर्विस बोरोड की गई है, उधार ली गई है, जैसे डेपुटेशन पे कुछ लोग आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई वो इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करता है तो क्या होगा। तो दोस्तों इसमें ये दिया गया है, इफ़ एनी पेनल्टी स्पेसिफाइड इन क्लोज 6 to 10 ऑफ रूल 34, यानी कि ये बात कर रहा है माइनर पेनल्टीज़ की, कि अगर कोई माइनर पेनल्टी इम्पोज करनी है, ठीक है, तो उसको कैसे करना है। उसको करने के लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से इसकी सर्विस को बोरोड किया गया है उससे डिस्कस करके उसको माइनर पेनल्टी दी जा सकती हैं, जो 34 के 6 to 10 रूल में दिया गया है। ये तो ही माइनर की बात। अगर मेजर पेनल्टी इंपोज करनी है तो मेजर पेनल्टी इंपोज करने के लिए आपको उसकी सर्विस को रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन से एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को लिया गया है उसकी सर्विस को वापस किया जाएगा, उसको एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को उसके पेरेंट कैडर में भेजा जाएगा, और जो भी उसकी फाइंडिंग या जो इंक्वायरी उसके अगेंस्ट में है उसको वहाँ पे सबमिट किया जाएगा। तो मतलब जो मेजर पेनल्टीज़ हैं वो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट ही उस पर इम्पोज करेगा। तो रूल 41 में है प्रोविजन रिगार्डिंग एनरोल मेंबर ऑफ फोर्स लैंड टू स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। अगर CISF का कोई बल सदस्य एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को डेपुटेशन पे दिया गया है तो उस पर जो पेनल्टी लगेंगी वो किस हिसाब से लगेंगी। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जिस डिपार्टमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स की सर्विसेज दी गई हैं वो उसकी एज एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, मतलब वो उसको मतलब कोई भी पेनल्टी इम्पोज करने के लिए उस पर इंक्वायरी गठित कर सकता है और उसको सस्पेंशन में भी डाल सकता है। तो इसमें भी दोस्तों 40 की तरह ही है, अगर उस पर माइनर पेनल्टी लगानी है तो विद कंसल्टेशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट, कंसल्ट करके डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि CISF के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंसल्ट करके माइनर पेनल्टीज उसके ऊपर लगाई जा सकती हैं। लेकिन अगर बात आती है मेजर पेनल्टीज़ की तो उसका जो भी मतलब इंक्वायरी वगैरह वहाँ पे कंडक्ट की गई है उसके साथ उसकी सर्विस को CISF को वापस कर दिया जाएगा, और फिर बाद में CISF ही या तो हो सकता है उसी इंक्वायरी के बिहाफ पे या फिर अपनी अलग से इंक्वायरी कंडक्ट करके उसको जो जिस भी पनिशमेंट के अंदर डील करना है कर सकती है। रूल 42 रिडक्शन इन रैंक। तो इसमें यह बताया गया है कि कोई भी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स जिस रैंक में भर्ती होकर आया है उसको उससे नीचे की रैंक में रिड्यूस नहीं किया जा सकता। सपोज अगर कोई हेड कांस्टेबल पर भर्ती हुआ है तो उसको कांस्टेबल नहीं बनाया जा सकता, और जो रैंक रिडक्शन होगा वो परमानेंट नहीं होगा। उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये रैंक रिडक्शन जो है कितने टाइम के लिए है और कब तक के लिए है। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। इन केस ऑफ withholding of increment as a punishment, the order shall state the period of such hold and whether it shall have effect of further increments। अगर किसी का जो इंक्रीमेंट उसको रोका जाता है तो वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अगर एज ए पनिशमेंट ये इंक्रीमेंट रोका गया है कि कितने टाइम के लिए ये इंक्रीमेंट इसका रोका गया है, और उसका फर्दर इसकी जो जो सर्विस है या पेंशन है उस पर फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर ये डिसाइड होगा कि ये किस पनिशमेंट के अंदर काउंट होना है, आइदर मेजर और माइनर। अच्छा दोस्तों, इन्हीं के बिहाफ पे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पहले पूछे गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ वन लाइनर्स हैं, आइए एक नज़र डालते हैं। द डायरेक्टर जनरल कैन मेक रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप टू द रैंक ऑफ। तो डायरेक्टर जनरल किस रैंक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस कर सकता है, तो वो है कांस्टेबल और फॉलोवर। कांस्टेबल के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी चेंज कर सकता है एक्सेप्ट मेडिकल, और जो फॉलोवर्स है उसके लिए वो एज लिमिट में चेंज कर सकता है। पावर टू मेक रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डायरेक्टर जनरल इज गिवन इन विच रूल। तो किस रूल के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है रूल 28 के अंदर। स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन कैटेगरीज, जैसे कि SC ST OBC के लिए स्पेशल प्रोविज़न कहाँ दिए गए हैं, 27 में। ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनुअल आर प्रिपेयर्ड बाय। जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है या मैनुअल्स हैं वो कौन तैयार करेगा, डायरेक्टर जनरल। पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स आर गिवन इन विच चैप्टर।
बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेनल्टीज और प्रोसीजर हैं कहाँ पे दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज गिवन इन विच रूल। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में कहाँ बताया गया है, 32, कि एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स जिस सुपरवाइजरी ऑफिसर के अंडर में काम कर रहा है वही उसकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कहलाएगी या होगी। एनरोल मेंबर ऑफ फोर्स कैन बी सस्पेंड अंडर विच रूल। तो 33 के अंदर उसको सस्पेंड किया जा सकता है। इफ सस्पेंशन इज मेड लोअर देन अपॉइंटिंग अथॉरिटी देन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन विद इन 30 डेज। अगर किसी ऐसी अथॉरिटी ने उसको सस्पेंड किया है एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को जो कि उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, तो उस अथॉरिटी को 30 दिन के अंदर अपॉइंटिंग अथॉरिटी से इसका यानी कि सस्पेंशन का अप्रूवल लेना अनिवार्य है। अदरवाइज वो सस्पेंशन जो है वो नल एंड वॉइड यानी कि खारिज माना जाएगा। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज रिक्वायर्ड टू बी मॉडिफाई और रिवोक बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। तो दोस्तों जब किसी बल सदस्य को सस्पेंड किया जाता है तो 90 दिन के अंदर एक रिव्यू कमेटी के द्वारा उसका जो सस्पेंशन है उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। या तो सस्पेंशन को रिवोक किया जाए या उस सस्पेंशन को एक्सटेंड किया जाए। तो ये कार्रवाई 90 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। अदरवाइज 90 दिन के बाद सस्पेंशन खत्म समझा जाएगा। एट ए टाइम सस्पेंशन पीरियड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय रिव्यू कमेटी मोर देन 180 डेज। और ये जो रिव्यू कमेटी जो सस्पेंशन को रिव्यू करेगी बढ़ाने के लिए या ख़त्म करने के लिए, अगर वो उसको एक्सटेंड करना चाहती है तो एक समय में 180 दिनों से ज़्यादा वो उसको एक्सटेंड नहीं कर सकती। नेचर ऑफ पेनल्टीज मेजर माइनर आर डिफाइंड इन विच रूल। तो रूल 34 के अंदर है 1 से 5 तक मेजर पेनल्टीज और 6 से 10 तक माइनर पेनल्टीज। डिसक्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट इफ एनरोल मेंबर ऑफ फोर्स हैज़ बीन डिसमिस्ड। अगर किसी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को डिसमिस किया जाता है सर्विस से तो वो फर्दर और फ्यूचर में किसी भी गवर्नमेंट नौकरी के लिए क्वालिफाई नहीं समझा जाएगा, वो डिसक्वालीफाई रहेगा। कंपल्सरी रिटायरमेंट फॉल्स अंडर विच पेनल्टी। तो कंपल्सरी रिटायरमेंट अगर किसी को कराया जाता है एज ए पनिशमेंट तो वो कौन सी पनिशमेंट होगी, मेजर। रिडक्शन टू लोअर पे ग्रेड फॉल्स इन विच पेनल्टी। तो अगर किसी का ग्रेड या उसका जो पे है उसको रिड्यूस किया जाए, उसमें रिडक्शन किया जाए तो वो कौन सी पेनल्टी होगी, मेजर पेनल्टी। विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉल्स इन विच पेनल्टी, माइनर। अगर किसी का प्रमोशन विद होल्ड किया जाता है, कुछ समय के लिए रोका जाता है तो वो क्या कहलाएगा, माइनर पेनल्टी। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज बाय 1 स्टेज फॉर 3 ईयर्स फॉल इन विच पेनल्टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी का एक स्टेज डाउन किया जाता है, उसको एक इंक्रीमेंट डाउन किया जाता है फॉर 3 ईयर्स, ठीक है ना, तो कौन सी पेनल्टी कहलाएगी ये, माइनर। अप टू 3 ईयर्स माइनर है, 3 साल से ज़्यादा मेजर। पैटी पनिशमेंट आर डिफाइंड इन विच रूल। पैटी पनिशमेंट 35 के अंदर है। अप टू हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा ड्रिल गार्ड फैटिग कैन बी अवॉर्डेड। तो मैक्सिमम 14 दिन तक के लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी, एक्स्ट्रा गार्ड या एक्स्ट्रा ड्रिल जो भी है वो दी जा सकती है पैटी पनिशमेंट के अंदर। पैटी पनिशमेंट कैन बी अवॉर्डेड अप टू द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल। तो पैटी पनिशमेंट जो है केवल हवलदार की रैंक तक को ही दी जा सकती हैं। प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज इज गिवन इन विच रूल। तो मेजर पेनल्टीज को इम्पोज करने का तरीका किस में दिया गया है, 36 के अंदर। प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज इज गिवन इन विच रूल। माइनर पेनल्टी को किस तरीके से लगाना है ये किस रूल में बताया गया है, 37 के अंदर। प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पैटी पनिशमेंट इज गिवन इन विच रूल। तो पैटी पनिशमेंट को किस तरीके से लगाना है ये दिया गया है 38 के अंदर। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग रिगार्डिंग एनरोल मेंबर ऑफ फोर्स बोरोड फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन इन विच रूल। अगर किसी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डेपुटेशन पे लिया गया है तो उसको अगर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करनी है तो वो किस में दिया गया है, रूल नंबर 40 के अंदर। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग रिगार्डिंग एनरोल मेंबर ऑफ फोर्स लैंड टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। अगर CSF का कोई भी बल सदस्य एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है डेपुटेशन पे, तो उसके खिलाफ अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होंगी तो वो कौन से रूल के अंदर आएंगी, 41 के अंदर।
रिडक्शन इन रैंक एक्सेट्रा इज गिवन इन विच रूल? अगर किसी का रैंक रिडक्शन करना है, रैंक रिड्यूस करना है तो कौन से रूल में है? 42। विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट इज गिवन इन विच रूल? अगर किसी का इंक्रीमेंट को विदहोल्ड करना है तो कौन से रूल में? 43। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस तरीके की वीडियो आपको और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।